आई एम स्टार्टिंग इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा डिस्टिंग्विश आपका फर्स्ट चैप्टर मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। एस ऑन टुडे हम डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आपका फर्स्ट डिस्टिंग्विश एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट के बीच में और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस जानने के लिए आपको डिस्टिंग्विश किया गया। नो डाउट बेटा, नो डाउट आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन काफी इंपॉर्टेंट है। और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ ना कि सर अभी भी एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में हमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा, तो बेटा एक्चुअल डिफरेंस आपका इस डिस्टिंग्विश बिटवीन में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए नंबर 1 फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो लिखा हुआ है मीनिंग। एग्रीमेंट यानी क्या, चाहे भली को ओरली हो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। आप बातों बातों में एग्रीमेंट बना सकते हैं, बातों बातों में एग्रीमेंट बना सकते हैं, बातों बातों में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। द वर्ड एग्रीमेंट चाहे भली वो ओरल हो या चाहे रिटन हो, ऑफर। एग्जाम्पल लिया था मैंने उस क्वेश्चन में कि शाम ने ऑफर किया किसे, राम को, किसके लिए, सेकंड हैंड कार बेचने के लिए। यानी शाम सेकंड हैंड कार सेल करना चाहता है और राम को उसने ऑफर किया कि आप मेरी सेकंड हैंड कार परचेस करो एट द रेट ₹3 लाख में। ऑफर प्लस राम ने एक्सेप्ट किया और उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। दैट्स कॉल्ड एज एग्रीमेंट। यानी आप ऑफर दो और अपोजिट पार्टी उसे एक्सेप्ट करे, उसे आप कहोगे एग्रीमेंट। बात कितनी सच्ची है, हाँ है या ना है, पैसे लिए और कार बेचिए, ये सब बात की बातें वो कॉन्ट्रैक्ट में होंगी। आपका ऑफर क्या है, आपका एक्सेप्टेंस क्या है, आइदर ओरल आइदर रिटन, या बातों बातों की बातों को भी एग्रीमेंट कहा जाता है। देखो स्टार्ट कर रहा हूं मीनिंग। एग्रीमेंट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है। चाहो बेटा, आप चाहो तो एग्रीमेंट का इंट्रोडक्शन जो उसकी मीनिंग से रिलेटेड हो आप वो भी लिख सकते हो, वो भी सही होगा। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या, कॉन्ट्रैक्ट बातों बातों में नहीं बनता। अगर बातों बातों में बनता है तो उसे बातों बातों में खत्म भी कर दो। एग्रीमेंट जो बनाया है प्लस इनफोर्सेबिलिटी, आपने उसे लागू भी किया है, कार बेची है और पैसे लिए, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। इनफोर्सेबिलिटी आपके कानून पे वो अप्लाइड है, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। लिखा गया, डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, सिग्नेचर लिया गया, स्टैंप लगाया गया, कंसिडरेशन लिया गया, कार की चाबी दी गई, क्योंकि ये एग्रीमेंट था और कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है कि राम ही शाम से कार लेगा, शाम राम के अलावा कार किसी भी सेल नहीं करेगा। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट की बात करें स्कोप, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी कॉन्ट्रैक्ट्स। बेस्ट सेंटेंसेस इन्हों कहें कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचता नहीं है। यानी क्या, यानी कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो ये जरूरी नहीं होता। इट मींस एग्रीमेंट हैज अ नैरो स्कोप। अगर इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज की बात करूं, अगर ओसी के लैंग्वेज की बात करूं, तो बेटा एग्रीमेंट्स को जो स्कोप होता है ना वो नैरो स्कोप होता है। ऑल एग्रीमेंट्स कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट बट 100% एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। हर कॉन्ट्रैक्ट पहले एग्रीमेंट होता है, लिखा हुआ है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट पहले होगा और उसके बाद आपने उसे अप्लाई किया, वो बातों को प्रैक्टिकली आपने सच किया तो उससे जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ अ लीगल ऑब्लिगेशन। द वर्ड ऑब्लिगेशन कोई जिम्मेदारी, द वर्ड ऑब्लिगेशंस कोई ड्यूटी। रीड कर ले रहा हूं मैं क्या कह रहे हैं। एन एग्रीमेंट में बी क्रिएट द सोशल एब्लिगेशंस, कोई समाज के तरफ ड्यूटी हो, कोई समाज के तरफ जिम्मेदारी निभानी हो, आपस रिलेटिव्स में, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्किल में। डोमेस्टिक ऑब्लिगेशंस और लीगल ऑब्लिगेशंस। डोमेस्टिक ऐसा कोई डेली बेसिस का हो कंट्री के अंदर, लीगल या कानून के नजरों में ऐसा कोई काम हो जिसे आपको निभाना, दैट इज द लीगल ऑब्लिगेशंस। कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज
कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशंस। दोस्ती नहीं चलेगी, दोस्ती कॉन्ट्रैक्ट में आई तो कानून बन जाएगा, रिश्तेदारी कॉन्ट्रैक्ट में आई तो कानून बन जाएगा। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी, अगर ऐसे कोई गुड्स कानून में आए यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में आए तो लॉ के नजरों में लीगली हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट, फोर्थ, वैलिडिटी एंड इनफोर्सिबिलिटी। एन एग्रीमेंट मे बी और मे नॉट बी इनफोर्सिबल। बेटा सेंटेंसेस, मैंने सेंटेंसेस यूज किए थे कि हो सकता है, बातों बातों में आपने एग्रीमेंट बनाया, बातों बातों में आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। आप एग्रीमेंट को लागू करो या ना लागू करो वो आपके ऊपर है। मे बी और मे नॉट बी इनफोर्सिबल वर्सेस अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज इनफोर्सिबल बाय लॉ। आपका कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लागू होगा और जो कॉन्ट्रैक्ट लागू होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट हक को देता है पार्टीज को, उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में सेलर को अथॉरिटी आ जाती है गुड्स सेल की, बायर को अथॉरिटी आ जाती है गुड्स बाय करने की। नॉट अथॉरिटी, आई कैन से ओब्लिगेशंस कि आप गुड्स बाय करो और पैसे उस टाइम तक, उस डेट तक जरूर पे करो। ये बातें एग्रीमेंट में फिर भी एग्रीमेंट में ये बातें कैंसिल हो सकती, पर कॉन्ट्रैक्ट में ये बातें कैंसिल नहीं हो सकती। नेक्स्ट की बात करें तो पॉइंट नंबर 5, राइट, हक। क्या कोई हक है? देखो सिर्फ बात करने से, सिर्फ ओरल एग्रीमेंट बनाने से, या चलो मानते हैं हम रिटर्न एग्रीमेंट बनाने से ऐसा कोई भी हक नहीं आता। राम बगैर पैसे दिए शाम की कार नहीं ले सकता और शाम बगैर पैसे लिए राम को चाबी नहीं दे सकता। बातों बातों में ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं होती। मैं बातों बातों में कह दूं कि मैं इस बिल्डिंग का 5th फ्लोर का ओनर हूं, तो बेटा 5th फ्लोर का ओनर नहीं हूं, मुझे इस बिल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैट है और मैं सिर्फ एक फ्लैट का ओनर हूं। अगर मैंने एग्रीमेंट किया है सब फ्लैट्स के साथ कि रिमेनिंग 2 फ्लैट्स मुझे परचेस करनी, तो वो एग्रीमेंट है। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कंसिडरेशन पे किए, सिग्नेचर किया है, स्टैंप ड्यूटी दी है, यानी कि मेरे ही 5th फ्लोर पे रिमेनिंग सारे फ्लैट्स मैं परचेस करूंगा, ये मेरा उस फ्लैट के ओनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। लिखा हुआ है राइट्स ऑफ पार्टीज डू नॉट अक्वायर एनी राइट। राम को कोई हक नहीं है शाम की कार पे जब तक वो कार शाम छोड़ के राम के नाम पे नहीं करता। पार्टीज डू नॉट अक्वायर एनी राइट इन द केस ऑफ एग्रीमेंट, whereas parties do not acquire right in the case of contracts. I mean parties do acquire, parties को हक मिलता है 100% कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे। कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, राम ने साइन की, श्याम ने साइन की, पैसे ट्रांसफर हो चुके, पेपर्स ट्रांसफर हो चुके। इट मींस राम कार का ओनर बन चुका और श्याम कार का सेलर बन चुका और उसने कार सेल कर दी। अब कार के सारे अधिकार राम के हाथ में और पैसों का पूरा अधिकार श्याम के हाथ में। बातों बातों में आप एग्रीमेंट्स बनाओ, ये हो सकता है। बातों बातों में आप कॉन्ट्रैक्ट बना दो, ये नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पहले एग्रीमेंट बनाओ और एग्रीमेंट को आप लीगली उसे लागू करो, इनफोर्स्ड, उसके बाद जाके वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन, बेटा आपके कंप्लीट हो चुके एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में टोटली आपकी 5 पॉइंट्स। नेक्स्ट बेटा सेकंड डिस्टिंग्विश स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए वॉइड एग्रीमेंट वर्सेस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। द वर्ड वॉइड, शून्य, जिस एग्रीमेंट की कानून के नजरों में 0 वैल्यू, उसे कहा जाता है वॉइड एग्रीमेंट। जिस कॉन्ट्रैक्ट को आप कानून के नजरों में लागू नहीं कर सको या वो कॉन्ट्रैक्ट जो लागू होने से रोका जा रहा है, जिसे रोक दिया गया है, जो लायक नहीं है लागू होने से, उसे कहा जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आपकी मीनिंग और भी क्लियर हो जाएगी रीड करते करते। फर्स्ट मीनिंग, void agreement, an agreement is not enforceable by law।
जिसे आप इनफोर्स लागू नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? एग्जाम्पल बेटा ऐसे आपने 16 इयर्स ओल्ड एक 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट जिसकी एज 16 ईयर से नियरली, बेटा आपने उस स्टूडेंट के साथ एग्रीमेंट बनाया, आप उसकी प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हो और 3 महीनों के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम पे सेल कर देगा, आपके नाम पे ट्रांसफर कर देगा। ऐसा कोई एग्रीमेंट ही नहीं होता, क्योंकि जो बच्चा अभी तक माइनर है आप उसके साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते। अगर आपने जबरदस्ती चाहे ओरल या चाहे रिटन ऐसा कोई एग्रीमेंट बनवाया है जो उसके नाम पे प्रॉपर्टी भी नहीं, अगर प्रॉपर्टी है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लायक नहीं है, तो ऐसे एग्रीमेंट्स की वैल्यू 0 होती है और उसे कहा जाता है वॉइड एग्रीमेंट्स। आप भले 10 लाख की प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट बनाओ या 10 करोड़ की प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट बनाओ, उस बच्चे को आप अभी तक माइनर कहोगे और माइनर्स के साथ एग्रीमेंट नहीं बनाया जाता, उसे कहा जाता है वॉइड एग्रीमेंट। An agreement not enforceable by law is said to be void as per the section 2, जो ब्रैकेट में लिखा गया है उसे सबसेक्शन कहते हैं, 2 सबसेक्शन G। अब फर्दर, अगर फर्दर में बात करूं कॉन्ट्रैक्ट, बेटा ऐसी कोई बात जो कॉन्ट्रैक्ट को लागू होने से रोक रही हो या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो लागू होने के लायक नहीं हो, लागू हो रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसे कहा जाता है वॉइड, शून्य अनुबंध। हिंदी में आप मीनिंग देखोगे ना, शून्य, ऐसा अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू 0 या उसे लागू होने से रोका जा रहा है, 0 वैल्यू है उसकी, कुछ भी नहीं होगा उसके लागू होने से, इट मींस वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। A contract which ceases to be enforceable, stops to be enforceable by law, becomes the void contract as per the section 2 subsection J। Next, essential, क्या बातें होनी चाहिए? Essential features of a valid void agreements do not have the essential features of valid contract। देखो, अगर एग्रीमेंट की वैल्यू 0 है यानी उसके अंदर लायक होने वाली बात नहीं होनी चाहिए, अगर उसके अंदर लायक होने जैसी बातें होंगी तो वो वैलिड बन जाएगा, यानी जो लायक एग्रीमेंट नहीं है वो वॉइड होगा। लिखा हुआ है वॉइड एग्रीमेंट्स डू नॉट हैव द एसेंशियल्स, उनके अंदर वो जरूरत वाली बातें नहीं होती ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस द ऑल हैव द एसेंशियल्स। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी बातें होती, बट किसी एक बात की वजह से उसे लागू नहीं किया जा सकता, वो रह जाता है। They have all the essential features but becomes the void subsequently। अगर किसी बात की वजह से वो रुक जा रहा है यानी वो void है। Next, void ab initio, the word initio from the beginning। बेटा initio एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब आपने शुरुआत से जब बातचीत चालू की है ना उस बच्चे से, तब से लेके आपकी लिखाई तक, आपके पढ़ाई तक, आपके एग्रीमेंट तक सारी बातें 0 वैल्यू वाली। द वर्ड एब इनिशियो यानी फ्रॉम द बिगिनिंग, आपका एग्रीमेंट एक्चुअली स्टार्टिंग से ही 0 वैल्यू है। जब आपने पहली बार ये दिमाग में लेके आप ये सोच के लेके ये बात आपने शेयर की कि आप 16 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट से प्रॉपर्टी परचेस करोगे, स्टार्टिंग से उस दिन से आपका एग्रीमेंट वॉइड ही है। Void agreement is a void ab initio from the beginning। ab initio from the beginning, आपका एग्रीमेंट स्टार्टिंग से void है, जब से आपने उससे बात की, रिटर्न एग्रीमेंट बनाया, जो भी। वर्सेस void contract cannot be ab initio, स्टार्टिंग से सारी बातें सही थी, पार्टीज ने सिग्नेचर की, रजिस्ट्रेशन करे, कंसिडरेशन पे किया, अगर सब्सिक्वेंटली अगर कोई ऐसी बात बीच में हो गई, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं हुई, किसी बात की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं हो सकता तो जाके वो वॉइड होगा, पर स्टार्टिंग से तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो था ना, उसके बाद जाके वो वॉइड हो गया। एग्रीमेंट आपका स्टार्टिंग से एब इनिशियो फ्रॉम द बिगिनिंग वॉइड ही है। नेक्स्ट,
Fourth one, examples. Agreements with the minor. 16 years age minor है, 17 minor है, 18 कंप्लीट नहीं किया है माइनर है, 18 कंप्लीटेड यानी आप एक्चुअली माइनर से निकल के एडल्ट एज में परफॉर्म कर रहे हो। एग्रीमेंट्स विद द माइनर, एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन जिसमें कोई लेन देन नहीं हो। एग्रीमेंट विद बायलैटरल, गलती आपकी भी है और मेरी भी, बायलैटरल बोथ साइड, बी फॉर बायलैटरल, बी फॉर बोथ साइड। वेजिंग एग्रीमेंट्स, वेगरिंग, वर्जिंग, वेजरिंग एग्रीमेंट्स यानी इट मींस ऐसा कोई एग्रीमेंट जो शर्त पे हो। शर्त वाला एग्रीमेंट कभी भी वैलिड नहीं होता, वॉइड ही होता है। वर्सेस कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकम द वॉइड। कॉन्टीजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकम द वॉइड ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ इवेंट। Voidable contract becomes the void in case of avoidance of a contract. आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करो, आपके पास ऑप्शन था, आप उसे अवॉइड करो, वो voidable contract void। अगर अवॉइड किया तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी फिर आप उसे void contract ही कह सकते हो। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, वापस से बनाना, रीस्टोर करना, वापस से बनाओ। बेटा आप वही बातें फिर उसी बच्चों के साथ कर रहे हो, फिर 16 इयर्स के साथ आप एग्रीमेंट बना रहे हो, फिर उसका नेम प्रॉपर लिख रहे हो। ऐसे एग्रीमेंट्स को आप वापस नहीं बना सकते, आपने पर्सन ही गलत सेलेक्ट किया है, उसकी एज ही गलत है। प्रिंसिपल्स ऑफ रीइंस्टीट्यूशन या रीस्टोरेशन इज नॉट एप्लीकेबल, ऐसी बातें उस पर लागू नहीं होती in the case of void agreements versus void contract में it is applicable। हाँ, आप गलती को सुधार सकते हो, आपने स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की, पे कर दो। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा, रजिस्ट्रेशन करा दो। आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, क्लियर करा दो, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड से लेके वैलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो बेटा, दो डिस्टिंग्विश बिटवीन आपके आज कंप्लीट हुए। फर्स्ट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड वॉइड एग्रीमेंट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। लास्ट कोट ऑफ द डे। बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, यू डोंट गेट रिफंड ऑन टाइम वेस्टेड, यू डोंट गेट रिफंड ऑन टाइम वेस्टेड। बेटा आपने शर्ट परचेस की, आपको शर्ट नहीं पसंद आई, पैसे वापस मिल सकते। आपने वॉच परचेस की, आपको वॉच नहीं पसंद आई, 2 दिन के बाद आपको पैसे वापस मिल सकती। आपने गणपति फेस्टिवल के 15 डेज 12 डेज वेस्ट कर दिए, ये सोच के कि ये 12 दिन 15 दिन फिर वापस नहीं आएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, गणेश उत्सव हर साल आएगा, 2019, 20, 21, 22। आप आज 11th में हो, 11th का वेस्ट किया हुआ टाइम रिफंड, उसकी वापसी नहीं मिलेगी। आप आज 12th में हो, 12th की वेस्ट की हुई 12 दिन 15 दिन उसकी वापसी नहीं मिलेगी, आपका टाइम कम कर जाएगा। 15 डेज आपकी ड्रीम में से 15 डेज आपकी स्केर्सिटी, शॉर्टेज ऑफ टाइम ऑलरेडी, इसमें से 15 दिन 12 दिन और कट हो जाएंगे। यू डोंट गेट रिफंड, हर जगह पे आपको रिफंड मिलेगी, बट यू डोंट गेट रिफंड ऑन दी वेस्टेड टाइम। वेस्ट किया हुआ टाइम, उसकी वापसी, उसकी भरपाई कभी भी नहीं मिलेगी। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.